हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देव एकेडमी अंकल की लेक्चर नंबर 2 पे, जिसमें हम देखेंगे सदिश समष्टि पर कुछ उदाहरण। ये हमारे यूनिट 2 के लेक्चर नंबर 2 है। देखिए, एग्जांपल्स ऑन वेक्टर स्पेस। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में है, एक क्षेत्र पर संपूर्ण क्रमित एन टपलों, ऑल ऑर्डर्ड एन टपल। एन टपल का मतलब ये मैंने बताया था कल, जो टपल लिए थे, अगर A1 A2 A3 इस प्रकार से लिया गया है, जिसमें ये सभी अपने जगह पे ऑर्डर्ड है, मतलब कि A1 कभी भी A2 की जगह पे नहीं आ सकता, A2 कभी भी A3 की जगह पे नहीं आ सकता, मतलब इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते। ये अपनी जगह पे फिक्स है। अगर यहाँ पे कहीं भी लिखा है 1 2 3, तो वो 1 2 3 अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे एन टपल, ऑल ऑर्डर एन टपल्स लिया गया है, का समुच्चय एन टपलों के योग और एक एन टपल का क्षेत्र के अवयव द्वारा गुणन के सापेक्ष एक सदिश समष्टि निर्मित करता है। मतलब जो टपल हमें दिया रहेगा उसमें हमें प्रूफ करना है कि ये जो टपल है, ठीक है, टपल या वेक्टर बोल सकते हैं इसको, ये जो वेक्टर है वो एक वेक्टर स्पेस बनाता है, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ये एक वेक्टर स्पेस है। तो इसका हल देख लीजिए। सबसे पहले माना f एक क्षेत्र है, एक क्रमित समुच्चय, एक क्रमित समुच्चय लेते हैं, ऑर्डर्ड सेट लेते हैं अल्फा, जो कि इक्वल है A1 A2 A3 के n टपल्स में के इक्वल है, जहां A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN बिलोंग करता है फील्ड में। जो भी फील्ड दिया रहेगा वहां पे उससे बिलोंग करता है। अभी कोई फील्ड मेंशन नहीं किया गया, मतलब हर एक फील्ड पे ये अप्लाई होगा। ठीक है, तो एफ पर एक n टपल या n घटक पंक्ति सदिश कहलाता है। ठीक है, ये सदिश कहला गया, ये जो है वो एक सदिश है, वेक्टर है। मान लो Vn, अब यहाँ पे n समुच्चय है, मतलब n एलिमेंट है यहाँ पे। अगर किसी भी टपल के अंदर n एलिमेंट है, मतलब वो किस प्रकार से बना होगा, v क्रॉस v क्रॉस v क्रॉस इस प्रकार से बना होगा। v टाइम्स v मल्टीप्लाई हुआ होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर a b है तो बिलोंग करता है a क्रॉस b में। ठीक है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a और b बिलोंग्स टू b। तो सेम वैसे ही यहाँ पे n टाइम्स है, तो Vn में क्या आ जाएगा, A1 A2 अप टू सोन AN Vn में बिलोंग करेगा। ठीक है, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, Vn इक्वल टू A1 A2 अप टू सोन AN सच दैट A1 A2 अप टू सोन AN बिलोंग करता है फील्ड में। मतलब इसके सारे एलिमेंट कोई नंबर्स ही होंगे। ठीक है, या फिर फील्ड जो भी बनाता है उसका उस सेट का एलिमेंट होगा। ठीक है, जो सेट फील्ड बनाता होगा, ठीक है, वो सेट क्या एलिमेंट इसमें आ जाएगा। जैसे हम बोल, अगर रियल नंबर हो गया, रियल नंबर एक फील्ड बनाता है, तो रियल नंबर कोई भी लिमिट आ जाएंगे, जैसे 1 2 3, ठीक है, सो ऑन, यहाँ पे n आ जाएंगे। या फिर ऐसा कह दें 4 3 2 या फिर 1/2, इस प्रकार सारे एलिमेंट आ जाएंगे रियल नंबर से। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्षेत्र F पर Vn को एक सदिश समष्टि संरचना प्रदान करेंगे। इसके लिए हम दो n टपलों की समानता, दो n टपलों का योग, एक अदिश द्वारा एक n टपल का गुणन को निम्न रूप में परिभाषित करेंगे। मतलब कि हमें क्या क्या करना रहेगा, सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन, ये दोनों करना रहेगा। ये हो जाएगा वेक्टर एडिशन और यहाँ पे हो जाएगा ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये एडिशन हो गया, वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले दो टपलों की समानता के लिए, दो टपल कब समान होंगे, जब उसके समान, उसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होंगे, करस्पॉन्डिंग होंगे वो इक्वल होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे A1 किसके इक्वल होना चाहिए, B1 के, A2 इक्वल होना चाहिए B2 के, AN इक्वल होना चाहिए BN के। तभी क्या होगा कि दो जो टपल होंगे वो इक्वल होंगे। इसलिए यहाँ पे ये दोनों इक्वल कब होंगे, ठीक है, बाई इंप्लाई AI इक्वल टू, यहाँ पे BI होना चाहिए, सेटअप छूट गया, यहाँ पे AI इक्वल टू BI होना चाहिए। मतलब A1 इक्वल टू B1, A2 इक्वल टू B2, A3 इक्वल टू B3। इस प्रकार से अगर हमें मिलता है तो ये दोनों, ये जो टप्पल है, दोनों टप्पल वो इक्वल होंगे, इसकी समानता होगी। अब देखिए, दो टप्पलों का योग, दो टप्पल का जब योग करते हैं, जैसे कि यहाँ पे अल्फा हमने मान लिया A1 A2 अप टू सॉन AN और बीटा हमने मान लिया B1 B2 अप टू सॉन BN, जो कि बिलोंग करता है VN में। और VN का मतलब ये है कि वो n टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, ये VN। अब देखिए,
इसके बाद में योग अगर कहते हैं तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है 8 हो जाएंगे। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब इसका, तो इसका पहला एलिमेंट 8 होगा उसके साथ में, इसका सेकंड एलिमेंट, तो इसका सेकंड एलिमेंट 8 होगा उसके साथ में। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मतलब ये हो गया कि करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 8 हो जाएंगे, मतलब a1 प्लस b1, a2 प्लस b2, a3 प्लस b3 अप टू सो ऑन an प्लस bn, जहां अल्फा जो है इक्वल होगा a1 a2 an के और बीटा इक्वल है a1 b1 b2 अप टू सो ऑन bn के, जो बिलोंग करता है vn में। अब यहाँ पे क्योंकि a1 प्लस b1, a2 प्लस b2 अप टू सो ऑन an प्लस bn भी क्या होगा, सभी अवयव अब f के ही अवयव होंगे, क्योंकि हम क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़े ही हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर f का ये एलिमेंट है तो f एलिमेंट ये भी f में बिलोंग करता है, ये भी f में बिलोंग करता है, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, a प्लस b, या अगर a एलिमेंट है f का फील्ड का और ये भी एलिमेंट है फील्ड का, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब कि इन दोनों को ऐड करने पर भी वही एलिमेंट फिर से मिल जाएंगे, मतलब फील्ड का ही एलिमेंट मिल जाएगा। जैसे हम रियल नंबर की बात करें, कोई भी दो रियल नंबर को ऐड करने पर वापस से रियल नंबर ही मिलता है, सेम वैसी चीज यहाँ पे भी होता है, कोई भी दो एलिमेंट को ऐड करने पर, क्योंकि फील्ड है तो फील्ड के दो एलिमेंट को ऐड करने पर वापस से उसी फील्ड का एलिमेंट प्राप्त हो जाता है हमें। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, a1 प्लस b1, a2 प्लस b2, an प्लस b1 सभी f के ही अवयव होंगे फलतः। अब ये सभी f के अवयव हैं, तो अल्फा बीटा बिलोंग करता है v में, तो अल्फा प्लस बीटा भी बिलोंग करेगा vn में, ठीक है। अल्फा बीटा बिलोंग करता है vn में, तो अल्फा प्लस बीटा भी बिलोंग करेगा vn में इसकी वजह से। अब यहाँ पे देखिए vn इस संयोजन के लिए संवृत्त है। कौन सा संयोजन था ये, इंटरनल कंपोजिशन। यहाँ पे एक्सटर्नल कंपोजिशन करेंगे, आंतरिक संयोजन था ये हमारा आंतरिक संयोजन हो गया अल्फा प्लस बीटा, और ये हमारा बाह्य संयोजन हो जाएगा क्योंकि हम ए को बाहर से लेंगे। अब देखिए ए कहां से बिलोंग करेगा, एफ से, और अल्फा का भी एलिमेंट बिलोंग करेगा एफ से, लेकिन ये एक वेक्टर बनाता है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। यहाँ पे ये अल्फा जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और ए जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ए और अल्फा, अब यहाँ पे एफ पर वीएन के अदिश गुणन मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन, या इसको कहते हैं बाह्य संयोजन, एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो यहाँ पे देखिए हम परिभाषित करते हैं a इंटू अल्फा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे a बाहर में है पूरा का पूरा, अल्फा यहाँ पे आ गया, तो हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लॉ होती है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई होता है, तो यहाँ पे इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं a को सभी में। तो a1 प्लस a2 अप टू सो ऑन an फॉर ऑल a बिलोंग्स टू f, क्योंकि फील्ड है तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करती है। यहाँ पे आ गया इस प्रकार की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास में। तो देखिए अल्फा इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा वैल्यू है। अल्फा में कौन कौन से एलिमेंट है, पूरा फील्ड के एलिमेंट है, अल्फा के अंदर जो है एक फील्ड के एलिमेंट है, लेकिन इसको मिला करके एक वेक्टर बन जाता है। अब इसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं फिर से फील्ड का एलिमेंट, तो वापस से फील्ड का एलिमेंट आएगा, और फील्ड का एलिमेंट अगर इसमें आता है तो वो भी बिलोंग करेगा वीएन में। तो यहाँ पर ए अल्फा को मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमें वीएन का ही एलिमेंट मिलता है, मतलब वीएन ही मिलता है, वेक्टर वीएन के एलिमेंट ही मिलते हैं। तो ए बिलोंग करता है एफ में, अल्फा बिलोंग करता है एफ में, और तो ए अल्फा भी बिलोंग करेगा, ए अल्फा बिलोंग करेगा वीएन में, ठीक है। ए बिलोंग करता है एफ में, अल्फा बिलोंग करता है वीएन में, तो ए अल्फा बिलोंग करेगा वीएन में, क्योंकि a1 a2 अप टू सो an सभी बिलोंग करते हैं एफ में, ठीक है। अब यहाँ पे अतः वीएन अदिश गुण के सापेक्ष संवृत्त है। क्लोज तो हो ही गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी और वेक्टर एडिशन के लिए भी। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा वीएन में क्यों आ रहा है, क्योंकि अल्फा एक वीएन है, a1 a2 अप टू सो ऑन an किसमें बिलोंग करता है, वीएन में। अगर इसमें a का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, फिर 5 का मल्टीप्लाई कर दें, अगर ये पूरा का पूरा रियल नंबर है, जैसे अगर मान ले ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है अप टू सो ऑन, ये n है, और अगर इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और ये 5n हो जाएगा, ठीक है। तभी तो वीएन बिलोंग करेगा, वीएन में बिलोंग करेगा, क्योंकि इसके हर एक एलिमेंट एफ में बिलोंग करते हैं। अगर एफ रियल नंबर है, तभी हमने रियल नंबर की बात करी है, तो ये रियल नंबर में बिलोंग करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये वीएन में ही बिलोंग करेगा, इसका जो वेक्टर होगा वो वीएन में बिलोंग करेगा, ठीक है। देखिए आगे अब हमें क्या प्रूफ करना है, इंटरनल कंपोजिशन हो गया, एक्सटर्नल कंपोजिशन हो गया। अब हमें वीएन वेक्टर है हमारे पास में, उसको हमें आबेलियन ग्रुप करना है, ठीक है। सदिश समष्टि के लिए हमें आबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है।
तो वी एन प्लस एक आबेली समूह है। तो वी एन के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी वहां पे हो चुकी है, हम यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा चुके हैं, शायद तक अब नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो आप जानते हैं कि अल्फा बीटा प्लस गामा को ऐड करेंगे तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे बी एन प्लस सी वन, बी टू प्लस सी टू, अप टू सो ऑन बी एन प्लस सी एन। ठीक है, इतना कह लोगे आराम से। इसके बाद में अब इसके और इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे, मतलब a1 के साथ में b1 प्लस c1 ऐड होगा, a2 के साथ में b2 प्लस c2 ऐड होगा, an के साथ में bn प्लस cn ऐड होगा। तो उसी प्रकार से इसमें ऐड कर दिया गया, तो a1 प्लस b1 प्लस c1, a2 प्लस b2 प्लस c2, an प्लस bn प्लस cn, ये हो गया। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि ये सभी किसके एलिमेंट हैं, फील्ड के एलिमेंट हैं, और फील्ड जो है साहचर्य नियम का पालन करता है। ठीक है, फील्ड जो है साहचर्य नियम का पालन करता है। तो हम यहाँ पे साहचर्य नियम लगा सकते हैं। तो a1 प्लस b1 प्लस c1 है, उसको a1 प्लस b1 पहले लगा सकते हैं, फिर c1 को अलग कर सकते हैं। वैसे a2 प्लस b2 को एक ब्रैकेट में रख सकते हैं, उसको c2 को अलग कर सकते हैं। उसी प्रकार तो f के योग के लिए साहचर्य नियम से ये हो गया। अब c1 को अलग कर दीजिए। ठीक है, c1 को अलग कर सकते हैं, अलग हो गया। ठीक है, अलग हो गया। फिर से इन दोनों को अलग कर दीजिए, यहाँ पे भी अच्छा इसमें अलग नहीं करना पड़ेगा हमें। सिर्फ इस प्लस को अलग करने के बाद में इसको प्लस अलग करके a1 प्लस a1 a2 अप टू सो ऑन an को यहाँ पे रख दीजिए, b1 b2 bn को यहाँ पे रख दीजिए, और यहाँ पे ये क्या हो गया, एक अल्फा प्लस बीटा हो गया, और गामा को हमने अलग कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट नहीं लगेगा क्योंकि वो ब्रैकेट यहाँ पे लग चुका है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा। ग्रुप आप पढ़े ही हो तो इसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा को हमें बीटा प्लस अल्फा लाना है। तो जब हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ऐसे मिलेगा a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 प्लस an प्लस bn। और हम जानते हैं कि f क्या है, एक फील्ड है, और ये सभी फील्ड के एलिमेंट है, और फील्ड के एलिमेंट आपस में साहचर्य नियम का, क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। यहाँ पे हम क्रम विनिमय कर सकते हैं इसको, मतलब b1 को पहले लिख सकते हैं, फिर a1 को बाद में लिख सकते हैं, फिर b2 प्लस a2 अप टू सो ऑन bn प्लस an। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, टपल्स में अलग अलग कर दीजिए। तो b1 प्लस b2 प्लस bn, b1 b2 अप टू सो ऑन bn प्लस a1 a2 अप टू सो ऑन an। ये हो जाएगा हमारे पास में बीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास में अल्फा। ठीक है, कौन सा हो गया, साहचर्य नियम हो गया अवयन ग्रुप के लिए, क्रम विनिमयता हो गया, और क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया, संवरक नियम हो गया। तीसरा देखिए, तत्समक की उपस्थिति, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें होनी चाहिए। तो थर्ड है हमारा वीएन के योग तत्समक की उपस्थिति। तो हमें योग तत्समक निकालना है। हम तत्समक कब निकालते हैं, कुछ इस प्रकार से, अगर एलिमेंट मिल जाए, अगर हमारे पास में, अगर रियल नंबर की बात करें और रियल नंबर के प्लस के लिए जब हम इसका ग्रुप प्रूफ करते हैं, आवेदन ग्रुप प्रूफ करते हैं, तो क्या करते हैं, ए लेते हैं और कोई तत्समक की उपस्थिति के लिए ई लेते हैं, जिससे हमें क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हमें मिलता था e इज इक्वल टू ए, और ए कैंसिल हो जाते थे, जीरो मिल जाता था। वैसे यहाँ पर भी हम जीरो लेते हैं। अदरवाइज आप इसको निकाल भी सकते हो, जरूरी नहीं है आप इसका इस प्रकार रखो। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि जीरो को पहले से सोच लिया गया कि जहाँ पे जीरो ही आएगा करके, लेकिन हम जानेंगे कैसे। तो आप इसको निकाल भी सकते हैं, कैसे निकालेंगे, हमें लाना क्या है, यहाँ पे एक अल्फा लेना है हमें, अल्फा के लिए हमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट, तो अल्फा ले लेते हैं प्लस तो इसमें हम सपोज कर लेते हैं कि ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, अब हमें आइडेंटिटी क्या मिलेगा, उसको निकालेंगे, तो हमें क्या मिलना चाहिए, अल्फा आना चाहिए। अल्फा आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ई है हमारे पास में, ठीक है, तो हमें अल्फा का मान, ई का मान हमें निकालना है यहाँ पे, तो हमें पता चल जाएगा कि है या फिर ई आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू रख देते हैं a1 प्लस a1 a2 अप टू सो ऑन an, और e इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू a1 a2 अप टू सो ऑन an। फंक्शन लगा दे दो, तो e इज इक्वल टू a1 a2 अप टू सो ऑन an है, माइनस a1 a2 अप टू सो ऑन an हो गया, दोनों को माइनस करेंगे, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस हो जाएंगे, तो क्या होगा, a1 माइनस a1, a2 माइनस a2 अप टू सो ऑन an माइनस an। t इज इक्वल टू 0 0 0 जो कि 0। ज्यादा अच्छा होता है जब आप निकालोगे प्रॉपरली, वो एलिमेंट आपको मिल जाएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। अब ये देखना है ये जीरो बिलोंग करता है नहीं करता एफ में,
तो जब तक जीरो बिलोंग नहीं करेगा मैप में तब तक वो फील्ड नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें भी आइडेंटिटी एलिमेंट होनी चाहिए और उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या थी, जीरो थी। यहाँ पर भी हमें जीरो ही मिल रहा है ठीक है, और जीरो का एक टपल बन रहा है और यही टपल क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, जिसको हम यहाँ पे पहले लगे ये होगा करके। लेकिन ज्यादा अच्छा होगा जब आप इसको निकालेंगे। अब इनवर्स के लिए इनवर्स को भी आपको निकालना पड़ेगा, तो इनवर्स निकालने के लिए भी अब इसको अब ये फिक्स हो गया, ये बिलोंग करता है Vn में, ठीक है, ये टपल बिलोंग करता है Vn में, मतलब E बिलोंग करता है Vn में। तो क्या हो गया, हम यहाँ पे तत्समक की उपस्थिति हो गई। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स देखना है हमें, उसके लिए इसके लिए भी वही फॉर्मूला है, a प्लस a का इनवर्स, या फिर ऐसा कहते हैं अल्फा, यहाँ पे अल्फा प्लस अल्फा का इनवर्स इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलनी चाहिए, आइडेंटिटी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें अल्फा इनवर्स निकालना है। अल्फा क्या दिया हुआ है, a1 a2 अप टू सो ऑन an दिया हुआ है। अल्फा इनवर्स हमें निकालना है और e क्या दिया है, 0 0 0 अप टू सो ऑन 0। तो पक्षांतर कह दो, अल्फा इनवर्स है यहाँ पे 0 0 अप टू सो ऑन 0 है, माइनस क्या हुआ पक्षांतर किए तो a1 a2 माइनस हो गया। तो अल्फा इनवर्स हमें क्या मिल गया, 0 माइनस a1 करेंगे तो माइनस a1 मिलेगा, 0 माइनस a2 करेंगे तो माइनस a2 मिलेगा, तो सो ऑन माइनस an क्या हो जाएगा, ये हमारा अल्फा इनवर्स हो जाएगा, जो कि बिलोंग करता है, क्योंकि अगर प्लस पॉजिटिव एलिमेंट बिलोंग करते हैं तो नेगेटिव एलिमेंट भी बिलोंग करेंगे ही फील्ड में तो यहाँ पे माइनस अल्फा, यहाँ पे इनवर्स को भी पहले से ही मान लिया गया है, जो कि कहीं कहीं भी गलत कर सकते हैं। ज्यादा अच्छा होगा आप इस प्रकार से निकाल के दिखाएं कि हमें आता है कैसे निकालना है इसको करके, ठीक है। तो निकाल के दिखाएं इस प्रकार की, इनवर्स एलिमेंट ये होंगे, इनवर्स एलिमेंट का टपल होगा ये होगा, जो कि बिलोंग करता है Vn में। फॉर ऑल a1 a2 अप टू सो ऑन an बिलोंग्स टू f, उसको भी लिखना जरूरी है। फॉर ऑल a1 a2 अप टू सो ऑन an बिलोंग्स टू f, f होगा ना, अगर पर्टिकुलर एलिमेंट को बिलोंग कराते हैं तो वो f में होगा, और पूरे टपल को बिलोंग करता है तो कराते हैं तो वो Vn में होगा, ठीक है, क्लियर है। देखिए आगे तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई, एसोसिएटिव हो गई, कॉम्यूटेटिव एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स दोनों हो गया। अब आते हैं आगे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी पे। तो इसके लिए बस डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगाना है आपको, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे a इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो हमें लाना क्या है, a अल्फा प्लस a बीटा लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले अल्फा प्लस बीटा को ऐड कर दिया गया है, देखिए अल्फा प्लस बीटा को ऐड किया गया यहाँ पे, तो क्या हो गया, a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 an प्लस bn, और a बाहर में है। अब यहाँ पे इसको हम अंदर ले जा सकते हैं क्योंकि ये एक टपल है, तो a को हम अंदर ले गए, a1 प्लस b1 a2 प्लस a इंटू a2 प्लस b2, यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो a1 प्लस ab1 हो जाएगा, a2 प्लस ab2 हो जाएगा, an प्लस abn हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए a1, अब इसको अलग कर दिए, इस प्रकार एक टपल बना लिए, a1 a2 aan प्लस ab1 ab2 अप टू सो ऑन bn, इसको अलग अलग कर लिए। अब यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं, टपल से हम बाहर निकाल सकते हैं, तो टपल से हम a को बाहर निकाले तो a बाहर निकल गया, ये बच गया हमारे पास में a1 a2 प्लस an, तो यहाँ पे a को बाहर निकालिए, b1 b2 प्लस bn बच गया b1 b2 प्लस ऑन bn बच गया। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो अल्फा की वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो बीटा की वैल्यू है, ठीक है ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी के लिए। अब पहले क्या था, वेक्टर को ऐड करने के बाद में स्केलर का डिस्ट्रीब्यूशन करना था, स्केलर क्वांटिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करना था। अभी क्या करना है हम लोग को, स्केलर को ऐड करके अल्फा मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना है स्केलर तो ये बहुत सिंपल है, आपको अल्फा को पहले अलग अलग कर लेना है, उसको एक्सपेंड कर देना है a1 a2 अप टू an में, उसके बाद में इन दोनों को सभी में पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दो, उसके बाद में इसको सेपरेट कर सकते हैं, तो a1 हो जाएगा b1 हो जाएगा, इस प्रकार से। फिर जैसे हमने टपल्स को अलग अलग किया था, टपल्स के लिए यहाँ पे a1 a2 an से वैसे अलग अलग कर लिए, तो यहाँ पे क्या मिल गया a और अल्फा, और यहाँ पे b और अल्फा, तो हमें मिल गया a अल्फा प्लस b अल्फा। ये चीज आप आसानी से कर सकते हो और एग्जाम में आते भी हैं ऐसे क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत आसानी से बन सकते हैं और अच्छे से। आई थिंक ये 5 मार्क्स का आता है, सारे क्वेश्चन 5 मार्क्स का आते हैं, आसानी से आपको 5 मार्क्स मिल सकते हैं, कोई कठिन नहीं है, बस आपको जो प्रॉपर्टी है जो एग्जाम से इसके उसको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है अब देखिए यहाँ पे अब मल्टीप्लीकेशन, स्केलर क्वांटिटी की मल्टीप्लीकेशन
के साथ में यहाँ पे हमें शाहचर्य नियम लगाना है, एसोसिएटिव लगाना है यहाँ पे, मतलब ब्रैकेट इसके साथ में लगा होना चाहिए। तो ए बी है और उसके बाद A1 A2 अप टू AN है। यहाँ पे जब इसको इस प्रकार से ले जा सकते हैं, मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सभी में। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में साहचर्य नियम हम जानते हैं, क्योंकि इसका जो एलिमेंट है वो बिलोंग करता है F में, साहचर्य नियम लगा सकते हैं। यहाँ पे हम ब्रैकेट को चेंज कर सकते हैं, ए बी में ब्रैकेट है तो उसको BA1 में भी कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो ए बचा BA1, ए बचा BA2, ए बचा BAN, एक साथ हो गया। अब ए को हम बाहर निकाल दे, क्या बचा BA1 BA2 BAN। बी को यहाँ से ब्रैकेट के अंदर ही बाहर निकाल लिया गया है, उसके बाहर एक ब्रैकेट लगा दिया गया क्योंकि उसको हमने अलग कर दिया है। अब तो BA1 A2 AN हो गया, तो B अल्फा हमें यहाँ पे मिल गया। ये चीज हो गया प्रूफ। हर जगह पे होना जरूरी नहीं है, इसलिए इन सबको चेक किया जाता है। हर बार ये सही होना जरूरी नहीं है, कभी कभी ये इक्वल भी नहीं आते हैं। ठीक है, अब यदि 1 बिलोंग करता है F में, ठीक है, 1 बिलोंग करता है F में, फील्ड है तो 1 तो बिलोंग करेगा ही। अल्फा बिलोंग करता है A1 A2 AN में, अल्फा इक्वल टू A1 A2 AN, तो इंटू अल्फा इज इक्वल टू 1 सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा है। तो 1 A1 1 A2 1 AN, ठीक है, 1 AN, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हट जाएगा, A1 A2 AN यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू अल्फा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। फिर अतः VN A1 इंटू A अल्फा इज इक्वल टू अल्फा लाना था, जो कि यहाँ पे भी हो चुका है। अतः VN F पर सदिश समष्टि है। ठीक है, सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुकी है। अतः VN F पर एक सदिश समष्टि है, वेक्टर स्पेस है। इस सदिश समष्टि को VN या FN के रूप में निरूपित कर सकते हैं। F इक्वल टू R अगर हो तो वास्तविक संख्याओं का क्षेत्र कहलाता है। तो संगत सदिश RN कहते हैं। जो VN हम लिख रहे थे, अगर R होगा, ठीक है, अगर F जो है फील्ड जो है R होगा, यहाँ पे VN ना लिखे RN लिखते हैं, जो है n टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है वहां पे। जैसे सामान्यतः वास्तविक, क्योंकि रियल नंबर है तो वास्तविक यूक्लिडियन n समष्टि कहते हैं इसी को, वास्तविक यूक्लिडियन n समष्टि, रियल यूक्लिडियन n स्पेस कहते हैं। और अगर Cn है तो सम्मिश्र यूक्लिडियन n समष्टि कहते हैं, कॉम्प्लेक्स यूक्लिडियन n स्पेस कहलाता है ये। ठीक है, देखिए एक और एग्जांपल है यहाँ पे, इसको भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, ये भी एग्जाम में आ चुका है। तो सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र R पर एक समतल सभी सदिशों का समुच्चय सदिश योग तथा गुणन के सापेक्ष एक सदिश समष्टि होता है। तो यहाँ पे हम समतल V को एक समतल मान लेते हैं, V एक समतल में स्थित सभी सदिशों का समुच्चय है। समतल का मतलब क्या हो गया, कोई भी एक 2D हो गया, समझो 2D हम मान सकते हैं, 2 डायमेंशनल। अब इसमें कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जिधर भी वेक्टर हो सकती है, उन वेक्टर्स का समुच्चय है। ठीक है, सभी सदिशों का समुच्चय है, संख्याओं का क्षेत्र है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, V प्लस एक आबेली समूह होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो U और V बिलोंग करते हैं, अगर V में U और V बिलोंग करते हैं कैपिटल V में, तो U प्लस V भी बिलोंग करेंगे कैपिटल V में। ठीक है, कोई दो वेक्टर हैं, ठीक है, कोई दो वेक्टर हैं, अगर ये बिलोंग करता है V में, ये अगर V है और ये बिलोंग करते हैं V में, तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी जो है उसी समतल में स्थित होंगे, उनको ऐड करने के बाद भी उस समतल में स्थित होंगे। साहचर्य नियम का पालन कर सकते हैं, पहले इन दोनों को ऐड करने के बाद में इसको ऐड किए, और पहले U को अलग करने के बाद V और W को ऐड करने के बाद, दो वेक्टर V और W हैं, उन दोनों को ऐड करने के बाद में U को ऐड किए, तब भी वो इक्वल ही होंगे। ठीक है, यहाँ पे तत्सम की उपस्थिति। अब यहाँ पे जीरो को कैसे दर्शाएंगे, तो वेक्टर हम जैसे कुछ ले लेते हैं, वेक्टर A प्लस वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर A ले लेते हैं। माइनस करने पर वेक्टर E क्या मिलेगा, हमें वेक्टर मिलेगा। ठीक है, जीरो वेक्टर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस करने पर वो जीरो हो जाएगा पक्षांतर करने के बाद में। सेम वैसे ही A प्लस A का इनवर्स वेक्टर A का इनवर्स इज इक्वल टू वेक्टर E मिलना चाहिए। वेक्टर E क्या है, जीरो वेक्टर है, पक्षांतर करेंगे तो सभी माइनस हो जाएंगे, मतलब A इनवर्स यहाँ पे U लेना है हम लोग को, तो माइनस A हो जाएगा, A वेक्टर हो जाएगा, तो बस सब जगह माइनस लग जाएगा, ये हो गया। यहाँ पे वेक्टर को ऐड करने पर वेक्टर, वही वेक्टर मिलते हैं, फिर से उसी में बिलोंग करते हैं। अब इसके बाद में
क्रम विनिमय था, क्रम विनिमय भी कर सकते हैं। यहाँ पे ए वेक्टर प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू, हम किसी भी वेक्टर को पहले या बाद में लिख सकते हैं, या फिर ऐड करने पर भी वेक्टर बी और वेक्टर ए इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर आपको प्रूफ करना है डायरेक्टली आपको सीधे सीधे उसमें रख के डायरेक्टली आपको ऐड कर देना है, बस कुछ नहीं करना है। अगर आपको पता है सभी प्रॉपर्टी, अगर पूरी प्रॉपर्टी को अगर लिख दिए तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। अब देखिए बाह्य संयोजन, आंतरिक संयोजन क्या हो गया, वेक्टर एडिशन के जो कि बिलोंग करता है बी, मतलब आंतरिक संयोजन हो गया। बाह्य संयोजन हो गया जब स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मिलती है। जैसे कि हम वेक्टर को लेते हैं a इज इक्वल टू 5i प्लस 2j, ये वेक्टर हो गया। अगर इसमें 5 को मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया 25, यहाँ पे 5 इंटू 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 5 ये 25 हो जाएगा, और i प्लस 10j। अगर ये रियल नंबर बिलोंग करता है और इसके एलिमेंट जो रियल नंबर बिलोंग करते हैं, जैसे यहाँ 5 और 2 रियल नंबर बिलोंग करते हैं, तो उनको यहाँ पे 5 को मतलब स्केलर क्वांटिटी को जो उसी से बिलोंग करते हैं उसको भी मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, उस रियल क्वांटिटी मतलब रियल नंबर में ही बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे 25 और 10 भी रियल नंबर बिलोंग करेंगे। तो इस प्रकार से एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे स्केलर को मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर में, स्केलर को वेक्टर में मल्टीप्लाई करने पर वापस से उसी वेक्टर में वैल्यू मिलते हैं। ठीक है, अब है सदिश योग और सदिश का के संयोजन से निम्न गुणधर्म प्राप्त होते हैं। यहाँ पे इसको भी आप डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी को लिख दीजिए, क्योंकि अगर सिद्ध करने बोला है, आप याद रखिएगा सिद्ध करने बोला गया है तो डायरेक्टली आप रख सकते हैं, लेकिन अगर टपल की बात की गई है तो जैसे टपल की बात की गई है तो प्रॉपर्ली हमें टपल लेना पड़ेगा। अगर यहीं पे पॉलिनोमियल की बात करते हैं px इज इक्वल टू, तो हमें px के लिए a1 प्लस a2x प्लस a3 x का स्क्वायर इस प्रकार से लेकर के ही बनाना पड़ता। ठीक है, लेकिन वेक्टर हमें कुछ बताया नहीं गया है, इसलिए डायरेक्टली कोई भी वेक्टर हम ले लिए हैं। यहाँ पे सिर्फ वेक्टर की बात की गई है, इसको भी एक वेक्टर में लिया जाता है। ठीक है, an x टू द पावर n। तो अगर दो px और qx को ऐड करना है तो हमें दो एक px और qx मतलब पॉलिनोमियल लेने पड़ेंगे, b1 प्लस b2x प्लस b3 x का स्क्वायर इस प्रकार से, और इसको ऐड करने पर आता ही हम जानते हैं क्योंकि इसके जो मल्टीपल में है सेम पावर का जो मल्टीपल होगा वो ऐड हो जाते हैं। तो पॉलिनोमियल एक वेक्टर होता है, जैसे कि पॉलिनोमियल जो है वेक्टर स्पेस होता है। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, टपल पढ़ा, तो टपल्स भी वेक्टर स्पेस होते हैं। इवन मैट्रिक्स भी वेक्टर स्पेस होते हैं, मैट्रिक्स जो है वेक्टर स्पेस होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें वेक्टर स्पेस में आती है, मतलब वेक्टर स्पेस को सेटिस्फाई करता है, सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, यहाँ पे ये सब प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है, तो ऑटोमेटिकली आप इसको प्रूफ कर सकते हो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा, कोई क्वेरी होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल। आज की लेक्चर समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, गुड बाय।